21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और जब भी कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का नाम आता है तो लोगों में एक तरीके की उत्कंठा होती है कि आखिर क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके के सतर्कता बरत सकते हैं, आखिर इसका असर हम पे क्या होगा। और चंद्र ग्रहण को लेकर को नहीं, लेकिन सूर्य ग्रहण को लेकर लोग अक्सर डरते भी हैं। मैं डर जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके लिए तैयारी लोग शुरू करते हैं कि खाना घर पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के लोगों में मन में और खास तौर से भारतीय समाज में हमारी एक अलग सी उत्कंठा रहती है और हम उसके पीछे लगातार प्रयत्न रहते हैं कि इससे कुछ बचा जाए। इस बार ये सूर्य ग्रहण जो है वो कई दृष्टि में काफी महत्वपूर्ण है और चंद्र ग्रहण के बीच होने जा रहा है इसलिए भी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ग्रहों का जब मेल हो रहा है या टकराव हो रहा है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। और खास तौर से 2020 एक तरह से तौबा रे तौबा वाली स्थिति है। पहले कोरोना ने हमें परेशान किया और अभी भी परेशान कर रहा है और अब चीन से जो हमारा जो स्थिति हुई है और चीन ने जिस तरीके से हमारी पीठ पे वार करके हमारे सैनिकों को शहीद किया है उसको देखते हुए हमें और सतर्कता रखनी पड़ेगी। पता नहीं कितने फ्रंट पर, कितने मोर्चों पर हमें लड़ना होगा, हमारे देश को लड़ना होगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे हम सब परेशान होते हैं और आगे क्या होगा। तो अभी भी हमारे दिमाग में अभी कोरोना को लेकर के इतने संशय हैं, पूरा देश अभी उसी से लड़ाई से जूझ रहा है और बहुत कुछ हम सफलता नहीं पा रहे हैं, ये बात दूसरी की कोशिश पूरी कर रहे हैं। और उसी तरीके से चीन के फ्रंट पर भी है। चीन के फ्रंट पर हमें बहुत सारी आशंकाएं हैं और अब पूरा देश एक गुत्थम गुत्थी में है कि कैसे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, आगे कैसे काम होगा, हमारी जिंदगी में कैसे चीजें होंगी। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमने एक ऐसे ज्योतिष, एक ऐसे विद्वान को चुना है जो पहले अच्छी खासी बड़ी और मार्केटिंग की बड़ी दुनिया में बड़े पद पर रह करके आई और फिर इनका क्योंकि शुरू से ही ज्योतिष और आध्यात्म की तरफ ज्यादा रुझान रहा और अगर आप इनके नाम के साथ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जाएंगे तो मनीषा आहूजा जो है वो बहुत ही लोकप्रिय उसमें दिखेंगी। इनके फॉलोअर्स खूब सारे हैं, इनके वीडियोस की संख्या और उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और मनीषा जी ने ज्योतिषी का काम या ज्योतिषी की तरफ जो और ज्यादा ध्यान लगाना शुरू किया, खासतौर से नौकरी छोड़ करके किया, तो वो अपने गुरु के आदेश पर रामानुजन संप्रदाय के श्रीमद जगत गुरु पुरुषोत्तम आचार्य जी के निर्देश पर ये किया। और आपने ज्योतिषी की शिक्षा भी एक बहुत बड़े गुरु से, जिनका नाम सब लोग बड़े आदर के साथ इस फील्ड में लेते हैं, के.एन. राव जी हैं, उनसे किया। तो मनीषा जी बहुत आभार आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। मेरा फिर वही सवाल है आम आदमी के लिहाज से। आप सब लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं और आप उसी खगोलीय विद्या में रहते हैं, लेकिन आम आदमी इस सूर्य ग्रहण को किस तरह से ले, कैसे रखे। और पहले तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि 21 तारीख को इसका समय, एग्जैक्ट समय आपके लिहाज से क्या है और क्या मतलब इस पे कहाँ से बात, यहीं से हम शुरू करेंगे क्या है और फिर आप हमें आम आदमी के लिहाज से उसे कुछ बताएं। जी देखिए, सूर्य ग्रहण 21 जून को 9:15 से शुरू होता है और 2:02 तक जाता है। मगर सूर्य ग्रहण की भी एक कुंडली बनती है। इसे सिर्फ ऐसे नहीं देखेंगे कि मिथुन राशि का क्या हुआ, कर्क का क्या हुआ। पूर्ण ग्रहण जिस वक्त बनता है वो वक्त 12:10 का है, दोपहर का। उस वक्त एग्जैक्ट डिग्री कंजंक्शन बनती है जो कि 6 डिग्री 13 मिनट मृगशिरा नक्षत्र
मिथुन राशि में आती है, उस वक्त की कुंडली बनाई जाती है ग्रहण को समझने के लिए। अगर हम उस वक्त की कुंडली बनाएं तो वह कुंडली कन्या लग्न की कुंडली बनती है और ग्रहण दशम घर में हो रहा है। ये कुंडली इंपॉर्टेंट है मेदिनी ज्योतिष में, क्योंकि यहां पर इसे देश के लिए, कंट्रीज के लिए, कलेक्टिव डेस्टिनी के लिए पढ़ा जाएगा। जैसे कि मिथुन राशि दर्शाती है फिल्म स्टार्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, सिंगर्स, किंग्स, रूलर्स, चीफ मिनिस्टर्स। ये वराह मिहिर की बृहत संहिता, जो कि एक बहुत ही फाइन शास्त्र है मेदिनी ज्योतिष पे, वो बताता है। तो आप देखेंगे कि ग्रहण के आसपास, क्योंकि कलेक्टिव डेस्टिनी प्ले में आ रही है, तो फिल्म स्टार्स जिनका इस सुनहरी पर्दे से कोई लिंक है, वो परेशानी में आते हैं। पोजीशन ऑफ पावर, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली और दशम घर में ग्रहण आ रहा है, तो पोजीशन ऑफ पावर में जो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, जनरल्स, अगर हम और आर्मीज में देखें तो पीपल इन पोजीशन ऑफ पावर, उनके लिए ये एक कठिन वक्त है। और जब भी एक चंद्र ग्रहण एक सूर्य ग्रहण से पहले आता है, ये भी वराह मिहिर का एक प्रिंसिपल है, और 15 दिन के अंदर चंद्र ग्रहण पहले, सूर्य ग्रहण बाद में अगर ऐसा आए तो ये विश्व के लिए घातक सिद्ध होता है और बहुत सारी कंट्रीज इस दौरान आपस में लड़ने में जुट जाएंगी। अब हम थोड़ा समझते हैं कि लोग जब डरते हैं इससे और कहते हैं सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो क्या कैसे समझें? इसे हम ऐसे देखें, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले बता दिया था, और हम जानते हैं जब हम ज्योतिष भी पढ़ते हैं, कि राहु में एक धुएं का प्रभाव है, धुएं जैसा असर है। भैरव को भोग लगाने के लिए भी लोग सिगरेट देते हैं, धुआं देते हैं। खैर, वहां नहीं जाते अभी। और नासा में साइंटिस्ट अब ये बताते हैं कि जब ग्रहण लगता है और उसको अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एक धुआंधार, कुछ धुआं ल्यूमिनरीज के ऊपर आ रहा है, यानी कि चंद्र ग्रहण में भी और सूर्य ग्रहण में भी। और हम बहुत पहले से इसे बता रहे हैं कि धुआं ही राहु का तत्व है। राहु की विश्लेषण करने के लिए धुएं को समझना पड़ता है, क्योंकि स्मोकी है, स्मोकी कहा जाता है। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है, और मैं इस बात पे वापस आती हूं, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, तो शरीर में अग्नि चक्र पे ग्रहण लग रहा है, यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ रही है। कृष्ण ने गीता में कहा है, अग्नि में मैं जठर अग्नि हूं। जठर अग्नि ही शरीर में सोलर प्लेक्सस यानी कि अग्नि चक्र को बताता है। आप जो खाना ग्रहण करते हैं वो शरीर में रस, रक्त, मज्जा, मेधा, अस्थि, शुक्र, वीर्य बन के ही आता है। तो जब ये दूषित हो, यानी कि जब ग्रहण लगा हो और आप इस समय खाना खाएं, तो रक्त दूषित होता है, इसलिए आपको खाना नहीं खाना चाहिए। इस वक्त पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये बात तो जानिए। सूतक काल अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो ये बात समझें कि जो ग्रहण का पीरियड है उसमें कुछ खाएं नहीं, ये जरूरी है। क्योंकि इसमें, और जैसा आप अगर दूषित खाना खाएंगे तो रक्त दूषित होगा, बुद्धि भी दूषित होती है, और इसका इफेक्ट आज नहीं, जो खाना खाया जाता है, आयुर्वेद बताता है कि 35 दिन तक वो शरीर में मेटाबोलाइज होकर कुछ और बनता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। जब तक कुंडली विशेष में ग्रहण की जो डिग्री है उस पे आपका कोई लिंक ना आए, व्यक्ति विशेष का कोई लिंक ना आए, उस डिग्री पे कोई क्रूर ग्रह का लिंक आए, तभी आपको वो इफेक्ट करेगा। वो ऐसे नहीं इफेक्ट कर सकता कि मिथुन राशि के सारे गए, कर्क राशि के सारे गए, नहीं तो हर 6 महीने बाद 12वां आदमी चला जाएगा। तो ये एक पर्सपेक्टिव है इसको समझने का। नहीं, ये बहुत गंभीर बात बताई। लेकिन अभी सूर्य ग्रहण को लेकर के कुछ इस तरीके की बातें भी की जाती हैं कि जो महिलाएं हैं और खास तौर से जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो सुई में ना जाएं, सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। इस तरीके के भी अंधविश्वास हैं ये, या इनको आप एक
तर्कों के साथ उसको रखना चाहती हैं? इसमें पूर्ण तर्क है। अगर कोई भी शास्त्र पढ़ा जाए तो आप ये जानेंगे कि ज्ञानेंद्री जो है, कर्मेंद्री अग्नि चक्र की पैर है और ज्ञानेंद्री आंख है, विषय रूप है। आंख को बचा के रखें क्योंकि ये अग्नि चक्र की ज्ञानेंद्री है, इसलिए कहा जाता है सुई में धागा ना डालें। ये ऐसे ही नहीं कहा, हमारे जो बात चली आ रही है पुराने टाइम से, उसके पीछे टेक्निक हम समझाना या साइंस समझाना भूल गए हैं। जो वो पास ऑन हुई है इंफॉर्मेशन, तो उसके साथ उसकी साइंस नहीं पास हुई, पर बात सही है। जो समझदार है या जो इस क्षेत्र में है या जो आध्यात्मिक है, जो इस सिस्टम को समझता है, वो ये बता सकता है कि सुई में धागा डालना इसलिए वर्जित है कि आंखों पर जोर, क्योंकि अग्नि चक्र पे ग्रहण है और आंखें अग्नि चक्र की ज्ञानेंद्रियां हैं, इसलिए आंखों का काम ना किया जाए। फीटल पोजीशन, एम्ब्रियो, प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि जलीय चक्र पे है और उससे ऊपर का चक्र दूषित है, इसलिए उसे किसी भी छाया से बचाना चाहिए, क्योंकि जो काम करेगी ये कहा जाता है, क्योंकि जब जलीय तत्व को प्रोटेक्ट करने के लिए अग्नि, जो ऊपर का चक्र है, वह काम करता है। क्योंकि फीटल एम्ब्रियो की जो स्थिति है वो जल में है, यूट्राइन जो एरिया है वो जलीय तत्व माना गया है, तो इसलिए क्योंकि अग्नि दूषित है तो वो वल्नरेबल हो जाता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को मना करते हैं इस वक्त काम करने से। आप इसके अलावा भी कोई ऐसे काम हैं जो मना किए जाते हों? मैंने इसका मतलब, एक तो आंख वाली बात तो समझ में आई कि कोई गंभीर चीजें जिससे आंख का बहुत इस्तेमाल होता हो और गंभीर इस्तेमाल होता हो वो ना किया जाए। इसके अलावा भी और कोई प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो लोगों को रखने चाहिए? इसमें सबसे बड़ा काम यह है कि खाना पानी नहीं आपको पीना है। इस दौरान कोई कुकिंग नहीं करनी। आप ये सोचे हम खाएंगे नहीं, पर हम खाना बना लेते हैं। पर अग्नि, जब ब्रह्मांडीय अग्नि में प्रॉब्लम है तो आप अपनी रसोई की अग्नि को भी उस टाइम ना जलाएं। उस टाइम आप रसोई के कपाट बंद करें और उस अग्नि को भी नहीं प्रज्वलित करें, क्योंकि उस समय का बना खाना भी दूषित है। जो खाना बना हुआ है उसमें हम तुलसी डालते हैं, क्योंकि तुलसी में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है कि वो अग्नि चक्र की दूषित चीज को भी पावर देकर ऊपर की तरफ एनर्जी को लेकर जाती है। इसलिए तुलसी का, जो आपने फ्रिज में खाना रख दिया है, जैसे दूध है, कुछ आपका फ्रिज में खाना बना है, हम तो आइडियली रेकमेंड ही नहीं करते आप ऐसा खाना खाएं, पर तुलसी डाल दें उसमें। स्वयं कुछ भी ग्रहण ना करें जब तक कि कोई बच्चा हो या बीमार हो, तो हम कहते हैं कि आपके लिए अलाउड है, वृद्ध, बीमार, बच्चा, नहीं तो कुछ भी, ना पानी, ना ग्रहण, ना अनाज, कुछ भी नहीं ग्रहण करें। दूसरी बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जब ग्रहण लग रहा है सूर्य पे, तो आप बैठ के, कुछ नहीं समझ में आए तो सूर्य गायत्री का पाठ करें। वैसे आप इस दौरान किसी भी पाठ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त में पढ़े गए पाठ या इस वक्त में पढ़ी गई प्रेयर का जो फल है वो मैनी फोल्ड हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत, क्योंकि एक ब्रह्मांडीय चीज, मतलब जागृत है। सूर्य तो जागृत है, सूर्य की किरणें जागृत है। जब सूर्य पर ग्रहण लग रहा है तो आप अब तपस्या करने से आप स्वयं के सूर्य को, अग्नि को बढ़ाते हैं। तपस्या, तप कहां से आता है, ये शब्द कहां से आता है, तप, तपाना। तो आप, अग्नि क्षीण हो रही है, आप उसे बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए वो फलदायी होती है। ग्रहण के टाइम आप पाठ करें, कुछ नहीं तो सूर्य गायत्री का पाठ करें, सिंपल, नहीं तो प्लेन गायत्री मंत्र का पाठ करें, और सब लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। स्वयं हनुमान ने सूर्य को भक्षण करने की, इसलिए कहा जाता है कि हनुमान ज्ञानी है। सिर्फ भक्षण करने का पॉइंट यहाँ ये नहीं है कि खा लिया उसे फल की तरह, यहाँ पर यह कि अग्नि से, क्योंकि अग्नि से ब्रह्मचर्य भी है, इसलिए आपको यहाँ पर भी एक मैं हिंट देती हूँ, अग्नि से ब्रह्मचर्य भी है और अग्नि से ज्ञान भी है। तो ग्रहण में ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी है। और यहाँ पर हम हनुमान जी की बात कर रहे थे, तो स्वयं सूर्य को ही निगल गए, इसका मतलब ज्ञान के स्रोत हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा की जाए, गायत्री मंत्र पढ़ा जाए, सूर्य गायत्री पढ़ी जाए, मगर कोई वर्शिप या प्रेयर, एक पूजा का रूटीन
पाठ का रूटीन, आप बैठ के प्रेयर करें जब ग्रहण लग रहा हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या उस प्रेयर के समय, पाठ के समय, सूर्य ग्रहण के हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा कवच भी शायद मेरे ख्याल से इसमें शामिल है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, तो कवच का पाठ करें तो कुछ भी पढ़ा जा सकता है, तो क्या उस समय मूर्ति को पूजा भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उस समय जब सूर्य दूषित है तो मंदिर के कपाट बंद। अच्छा, ये सब पाठ जो है वो अलग करें, मतलब मंदिर के साथ मंदिर के कपाट नहीं खोलें, मंदिर का कपाट बंद रखें। जब ब्रह्मांडीय अग्नि को दूषित करने के लिए राहु पहुंचा है तो आप मंदिर के कपाट मत खोलिए, क्योंकि पूजा जितनी भी पद्धति है वो अग्नि चक्र से ऊपर है। अग्नि चक्र दूषित है, आप ये सब नहीं करें। सिर्फ अपने शरीर की पिंड में भी सब कुछ है जो ब्रह्मांड में, आप बाहर बैठ के करें, मूर्तियों को मत छुए, नहीं तो फिर वो दूषित होती हैं। उनमें भी अगर वो प्रतिष्ठित हैं तो शक्ति मूल चक्र की तरफ जाएगी, तो क्या फायदा होगा। इसलिए उन्हें दूषित ना करें, अशुद्ध ना हो, इसलिए हम बंद करते हैं। और खुद भी हम ग्रहण के बाद स्नान करते हैं, शुद्ध करते हैं अपने आप। अच्छा, तो एक आपका विधि ये भी है कि ग्रहण शुरू होने के पहले आप स्नान कर लें और ग्रहण बात करने के बाद भी स्नान कर लें। जी, और इस दौरान पाठ करें, बैठकर जप करें। आपने बहुत सारी और बहुत जानकारी वाली बातें बताई। भृग संहिता का इसमें क्या कहती है? भृग संहिता क्या बताती है कि ग्रहण किसके लिए, व्यक्ति विशेष के लिए कैसे हो सकता है, या सिर्फ देश काल के लिए? जैसे मैं मानूं कि मैं आकुश श्रीवास्तव हूं, तो मेरे लिए क्या होगा? ये क्या इंडिविजुअल बहुत वर्क नहीं करता है, सिर्फ वो समाज के लिए करता है, परिवार के लिए, परिवार का करता है कि नहीं करता मुझे नहीं पता, समाज के लिए करता है या देश के लिए करता है या विश्व के लिए करता है? क्या इसमें आपकी क्या राय है? ग्रहण जो है वो मेदिनी ज्योतिष का हिस्सा है। मेदिनी ज्योतिष देश की, कलेक्टिव क्लैन की जुट, जैसे हम कहें कि मतलब मैं जैसे शास्त्र बताता है कि नटों को प्रॉब्लम होगी, ये या फिजिशियंस को प्रॉब्लम होगी या रिटेलर्स को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बुध इनको भी दर्शा रहा है। तो संहिता, वराह मिहिर की बृहद संहिता व्यक्ति विशेष के बारे में इसे नहीं बताती, क्योंकि ग्रहण मेदिनी ज्योतिष का हिस्सा है और ग्रहण से व्यक्ति विशेष नहीं, देश, काल, स्टेट्स को बताया जाता है। जैसे कि अगर हम मिथुन राशि को समझें तो वराह मिहिर की बृहद संहिता बताती है कि मिथुन राशि जो है वो विरातास के लोग यानी कि मॉडर्न डे राजस्थान, बाल्ख के लोग यानी कि अफगानिस्तान का क्षेत्र, उज्बेक बॉर्डर तक, सुहमास के लोग यानी कि बंगाल के लोग, और क्योंकि 2 चंद्र ग्रहण धनु राशि में भी आ रहे हैं, तो धनु क्या दिखा रहा है, वराह मिहिर क्या बता रहे हैं उसमें? विदेश के लोग, बिहार के लोग, पांचाल के लोग, पंजाब हरियाणा अपर इंडो गैंजेटिक प्लेन, बल्कि हम आपको कहेंगे कि एक पद्धति ये भी कहती है कि गुजरात भी पांचाल प्रदेश का हिस्सा है। तो इसलिए यहां इन स्टेट्स के लोगों में प्रॉब्लम आती है। संहिता ये भी बताती है कि स्टेट्स में डिस्प्यूट बढ़ता है इस दौरान। एक व्यक्ति विशेष की जो एक बात है वो ये कहती है कि कपल्स के बीच में इस दौरान लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और लोग अपनी सुध बुध खोकर आपस में झगड़ा करते हैं। इसलिए ये ग्रहण कम्युनल वायलेंस को भी दिखा रहा है कि आने वाले समय में कुछ दंगे हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। आप बहुत चेतावनीपूर्ण बात कर रही हैं कि दंगे भी हो सकते हैं, कम्युनल वायलेंस भी हो सकती है। और जब हम लोगों की बात हो रही थी तो आपने ये भी चेताया एयर ट्रेवल को लेकर के भी खतरे हो सकते हैं। तो हम इसको समझना चाहेंगे कि कम्युनल वायलेंस से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि देश ऑलरेडी चीन और कोरोना में फंसा हुआ है, तो एक और खतरा अगर नजर आ रहा है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, और एयर ट्रेवल को लेकर के कितनी सतर्कता बरती जानी चाहिए? देखिए, जब हम एयर ट्रैवल यहाँ बता रहे हैं तो इससे आप मिलिट्री एयर एक्टिविटी भी समझें। हाँ, क्योंकि इसमें जब हम, और ये वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम दिखती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम यूएसए की कुंडली पढ़ते हैं तो जुलाई से यूएसए किसी फॉरेन कंट्री में ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है।
जुलाई ऑनवर्ड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जुलाई 15 को शुरू हो जाएगा, बट जुलाई ऑनवर्ड्स ऑफेंसिव लॉन्च कर देगा। उसमें एयर एक्टिविटी है। अब जब चाइना और पाकिस्तान, और मैं आपको बता रही हूँ दोनों ही हमसे लड़ेंगे, एक नहीं दोनों, पर वॉर नहीं होगी ये फुल फ्लेजेड, दोनों हमसे लड़ेंगे, तो वहां पर भी एयर एक्टिविटी है और कोई कैजुअलिटी है एयर की। ये सिर्फ सिविलियन नहीं है, इसमें मिलिट्री इंपैक्ट आ रहा है। इसलिए बहुत सिविलियंस ये मत सोचिए अब हम यहां ना जाए, अब हम वहां ना जाए, बट वर्ल्ड ओवर इसमें मिलिट्री एक्टिविटी, एयर एक्टिविटी दिखती है। तो आप तो मतलब मुझे तो लगता है कई बार हमारा विज्ञान हमें डराता है या हमें उसके सचेत करने के कोई रास्ते भी हैं। ये आप जानिए कि 2020 2018 नहीं है, 2016 नहीं है, ये एक खंड प्रलय का समय यहां से शुरू होता है। आप मुझसे फिर से एक इंटरव्यू कीजिएगा दिसंबर में और मेरी कही गई हर बात सही होगी कि मैं आपको बता रही हूँ। ये खंड प्रलय का समय है, ये डराने का समय नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहे कि मिथुन राशि वाले जा रहे हैं, ये तो हर 6 महीने बाद लोग बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। पर ये खंड प्रलय का समय आ चुका है, इस वक्त परेशानियां बढ़ेंगी। मैं तो चाहूंगा कि आपसे बात हो, जल्दी भी बात हो, कोई जरूरी नहीं दिसंबर तक का इंतजार हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये सब हो रहा है इसलिए हो ये मैं नहीं चाहूंगा। तो क्या कोई उसके, मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ कि क्या कोई उसके रास्ते हैं जिससे हम बच सकें, कुछ हमारे ऊपर जो बाधा आने वाली है, जो दिक्कत आने वाली है, उससे कुछ मुक्ति हो सके। यहां पर मैं ये कहूंगी कि दृढ़ प्रारब्ध से बचा नहीं जा सकता। अदृढ़ प्रारब्ध और दृढ़ प्रारब्ध को तो घटाया या मिटाया जा सकता है, मगर दृढ़ प्रारब्ध को कम नहीं किया जा सकता। एक आदमी सोचे कि मैं बैठ के देश पे आई आपदा को कम कर दूंगा, वो नहीं होगा। इसके लिए सामूहिक जप की जरूरत है, सामूहिक यज्ञ की जरूरत है। और पहले ये पद्धति रही है, अब ये रही ही नहीं है। अब लोग मर्यादा में ही नहीं रहते। तो जब व्यक्ति विशेष मर्यादा में नहीं है, ऐसे जुटों में व्यक्ति विशेष मर्यादा में नहीं है, तो फिर प्रलय की स्थिति आती है। और ये खंड प्रलय की स्थिति है, ये जो एक ही युग में कितनी बार ऐसे पीरियड्स आते हैं। हमारी जनरेशन ने इन्वेजन नहीं देखा है, मगर पिछली जनरेशन ने वॉर, इन्वेजन सब कुछ देखा है। तो इसलिए क्योंकि इस जनरेशन ने नहीं देखा है तो सोचती है कि ऐसा होगा ही नहीं, पर सृष्टि का नियम है, वो चक्रव्यूह तो चल रहा है। बट अपना प्रेयर का, वर्शिप का रूटीन रखिए। नारायण कवच पढ़िए, दुर्गा कवच पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ नहीं महामंत्र करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, मगर प्रेयर का रूटीन रखिए और मर्यादा में रहें और सही रास्ते को अपनाएं, कर्म को स्वच्छ रखें। फिर जो होना है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए, अपने रास्ते को सही बनाइए। ये कर्म स्वयं, ये भी कर्म है, ये काम आएगा। आपने हिंदू विधि और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बताया, लेकिन हमारा देश तो उसमें सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो क्या वो अपने अपने, हाँ, वो सब अपने अपने वर्शिप को अपनाएं। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि वो क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, पर अगर मुसलमान है वो नमाज पढ़े, क्रिश्चियंस हैं वो अपना वर्शिप करें, तो जितने भी लोग हैं, पारसीज हैं वो अपना सिस्टम फॉलो करें, जैन, सिख्स, जितने भी लोग हैं वो अपने सिस्टम को पढ़ें और ईश्वर का स्मरण रखें और शरणागति रखें। और ये सिर्फ वाचिक नहीं है कि पढ़ा 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 कि मन में कुछ और है और पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। मन को साफ तो वही है, और फिर वो काम ही नहीं करता, फिर वो काम नहीं करेगा, फिर ईश्वर भी आपको जवाब देने की उसकी भी वो नहीं है। जब मन कुछ और कर रहा है, जवाबदेही नहीं, ईश्वर की भी जवाबदेही भी नहीं होती। फिर जवाबदेही उसकी तब है जब आपका समर्पण पूर्ण है, फिर वो खड़ा होगा। आपने एक चीज और बताई कि देश में विभिन्न, जैसे कहा कि इंडिविजुअल नहीं हो सकता, लेकिन देश में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो होता है शासक दल या विपक्ष या वो पार्टियां। उनको लेकर के क्या इस सूर्य ग्रहण और उसके बाद के काल में क्या नजर आता है आपको? देखिए, क्योंकि दिख रहा है कि ये ग्रहण लीडर्स को इफेक्ट करता है, तो लीडर्स की परेशानी तो आ रही है। कोई सीनियर लीडर
हमारे बीच से जा भी सकता है, बट सीनियर मोस्ट को कुछ नहीं होगा, बट कोई पुराने वरिष्ठ नेता जा भी सकते हैं। इसमें वो तो रूटीन में भी होते हैं। तो फिर वो उनकी अपनी कुंडली भी तो है, पर इस दौरान भी ऐसा होगा। परेशानी में भी आएंगे, परेशानी तो देश भर में आ जाएगी ना, जैसी बॉर्डर पे टेंशन उठती है। और ये साल प्राकृतिक आपदाओं का भी है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई अर्थक्वेक नहीं आएगा या कुछ, ऐसा नहीं है। वर्षा और भूकंप भी दिख रहा है इससे, इसमें, और दिल्ली देश की राजधानी में भी परेशानी आएगी बारिश से और भूकंप से। बहुत डेवस्टेटिंग नहीं है मगर आएगी। सीस्मिक जोन्स 4 और 5 जिसमें गुजरात आता है स्पेसिफिकली, और भी कुछ एरियाज आते हैं, वहां प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं भूकंप की। आप जितनी बातें बता रही हैं वो आपकी गणना है, आपका ज्ञान है, और हम सब लोग तो ये कल्पना कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, और आपसे भी आग्रह करेंगे कि ऐसी प्रार्थना की जाए कि हम लोग उससे जितना संभव हो सके मुक्त रहें, यही कहा जा सकता है। लेकिन आपने जो अभी प्राकृतिक आपदा की बात की, वो इस सब परेशानियों में एक जोड़ है या एक आएगी और निकल जाएगी? बहुत डेवास्टेटिंग नहीं है मगर आएंगी। चलिए, हम लोग प्रार्थना में जुटते हैं आजकल में, और कोशिश करते हैं कि ईश्वर सब कुछ ठीक रखे। कल्पना कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। आपने ये भी जानिए कि ये भी ईश्वर की लीला है और इसमें भी कुछ भला ही निकलेगा। अरे वाह, तो भलाई के लिए कल्पना करते हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम लोग फिर दोबारा बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।